बेसिक्स एनएमआर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से एनएमआर है वो वर्क कैसे करता है, एनएमआर का प्रिंसिपल्स क्या होता है, किस तरीके से एक डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी जो प्रोटॉन है वो किस तरीके से एक डिफरेंट सिग्नल देगा। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। हमने केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो एक प्रोटॉन होता है वो एक डिफरेंट सिग्नल देगा। तो केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में डिस्कस किया है। और हमने जो सिग्नल्स की जो स्प्लिटिंग के बारे में है वो भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने जो कपलिंग कांस्टेंट है वो भी डिस्कस किया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस के ऊपर कि किस तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रा के बेस के ऊपर हम किसी गिवन स्ट्रक्चर को या फिर गिवन केमिकल फॉर्मूला से हम किस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है वो एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली पूरा का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम बेसिकली 3 टाइप के डाटा का यूज करते हैं। हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम मास प्लस एनएमआर प्लस आईआर, हम 3 डाटा को यूज करके इन तीन डाटास को यूज करके हम एक स्ट्रक्चर को वो हम प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। हमने अभी तक सिर्फ जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया है। तो मैं जो अभी जितने हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर या फिर आने वाली जो हमारी से 4-5 जो वीडियोज़ होगी उसके अंदर सिर्फ हम एनएमआर प्लस आईआर इतने ही हम इन्हीं 2 के बेस के ऊपर ही हम जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली अभी हमारे लिए एनएमआर प्लस आईआर है, उन दोनों के हेल्प से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस के ऊपर हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, हमें जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ें हमारे पास आएगी कि एक तो हमारे जो एनएमआर के लिए जो हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट्स की जो वैल्यूज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, हमें आइडियाज़ होना चाहिए कि जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारा क्या होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये चार्ट भी शो किया हुआ है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक वीडियो के अंदर जो केमिकल शिफ्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पीक्स आएगी वो इम्पोर्टेंट पीक्स हमारी ये है कि एक हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीक होगी वो हमारे पास लगभग 10.5 टू लेके 12 ppm के अराउंड हमें इसकी COH की पीक मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसकी पीक फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो हमारे पास आएगा एल्डिहाइड, क्योंकि ये दोनों पीक है वो डायरेक्ट इन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को बताएगी। अगर हमारे पास 9 to 10 के बीच में अगर कोई पीक मिलती है, कोई सिग्नल हमारे पास है, तो वो नो डाउट वो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट पीक आएगी वो हमारे पास आएगी 7 to 8 के रेंज में अगर प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो वो नो डाउट हमारे पास क्या होंगे, बेंजीन के होंगे, बेंजीन रिंग के, या फिर जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स। तो हमारे पास ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद जो बाद की जो ये वैल्यूज़ है ये हमारे याद रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमें याद रखनी है। और फिर इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं वो हमारे पास ये आ जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला है वो इस रेंज के अंदर आएगा। तो इसके बाद की हमें ये याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बेसिकली सिर्फ जो केमिकल शिफ्ट्स के जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इन्हें इफेक्ट करेंगे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को। और जो हमें एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है कि जो नॉर्मल जो हमारे पास एलिफेटिक एल्केन्स होते हैं वहाँ की हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो हमें मिलेगी 0.7 से लेके हमारे पास 2 ppm तक। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनएमआर जो केमिकल शिफ्ट है ये मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। फिर जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आ जाता है
वो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है कि IR फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि IR फ्रीक्वेंसी हमें डायरेक्टली बताती है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए ही बेसिकली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स है वो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास आएगा वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पे जो ये वाली जो रेंज हमारी आती है ये हमारे पास C⋯O की रेंज आएगी। ये वाली रेंज जो हमारे पास 1700 से लेके 1750 के आसपास की जो रेंज है, हाँ, तो ये जो रेंज हमारी आएगी 1750 लेके ये वाली जो रेंज हमारी आएगी, ये रेंज हमारी बेसिकली आएगी C⋯O जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ये भी मैंने जो पूरा का पूरा वीडियो के अंदर डिस्कस पूरी सीरीज बनाई हुई है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बट मैंने उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हर एक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज है उनको अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। साथ ही एक वीडियो मैंने वो भी बनाई हुई है जहाँ पे मैंने कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कौन कौन सी है, तो उन फ्रीक्वेंसीज को भी हमें याद रखना होगा। और तो इस रेंज के अंदर जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज आएगी हमारी, ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए आएगी। जैसे कि ये हमारे पास ये इस रेंज के अंदर अगर हमारे पास आती है तो वो बेसिकली हमें मिलता है कि OH की प्रेजेंस हमें बताती है कि वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद इसी रेंज के अंदर अगर हमारे पास ये जो एल्काइन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये भी हमें 3300 के अराउंड ऑफ मिलेगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये 3300 के अराउंड अगर कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहाँ पे हम ये बोल देंगे वहाँ पे एल्काइन ग्रुप है, यानी कि हमारे पास इस टाइप का जो टर्म इस टाइप का हमारे पास ये प्रेजेंट होगा ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर हमारे पास ये OH फ्रीक्वेंसी है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर OH फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हमारे पास ये एल्काइन की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि C⋯ बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वो बताने के लिए कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए हमारे पास ये 2200 के अराउंड 2250 के अराउंड ये फ्रीक्वेंसी मिलती है। और टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके लिए हमारे पास 3300 के अराउंड एक पीक मिलेगी। और फिर जो कार्बोनाइल की पीक बताने के लिए यही होगा हमारे पास कि एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हमारे पास एक 2750 के अराउंड भी एक एक्स्ट्रा पीक मिलेगी जो कि प्रेजेंस बताती है एल्डिहाइड की, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि 2750 और 2800 के बीच हमें 2 पीक मिलते हैं एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की। पर जो 2800 वाली होती है वो हमारी मर्ज हो जाती है जो नॉर्मल एल्केन की जो फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ पे। तो यहाँ से जो हमें बताती है एल्डिहाइड की वो हमें बताता है 2750 के अराउंड एक पीक और मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ भी हम करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो तीसरा कंसेप्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आएगा वो हमारे लिए आएगा कि एक NMR की केमिकल शिफ्ट हो गया। फिर इसके बाद जो हमें इसका स्प्लिटिंग देखना है, स्प्लिटिंग ये डबलेट में स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, किस तरीके से ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने ये आपको बता दिया कि IR जो फ्रीक्वेंसीज है वो इम्पोर्टेंट होगी। तो IR फ्रीक्वेंसी का जो रोल है वो होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए आपको IR की जो वीडियो है वो आपको देखनी चाहिए, IR डाटा आपको याद होना चाहिए, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगा वो आता है हमारा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जब हमारे पास कोई केमिकल फॉर्मूला गिवन होता है तो वहाँ से हम उसके थ्रू हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, किस टाइप की रिंग प्रेजेंट होगी उस टाइप उसे, तो इसे नॉर्मली DBE से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इन 3 चीज़ों के बेस के ऊपर, 3 से 4 चीज़ों के बेस के ऊपर हम
जो NMR की प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, IR फ्रीक्वेंसी, और फिर जो हमारा आएगा ये जो डबल बॉन्ड इक्विलेंस है ये चीज़। तो इन चीज़ों के बेस के ऊपर हम ये कैलकुलेट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ IR फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा चलेगा कि डबल बॉन्ड इक्विलेंस और NMR स्पेक्ट्रो के थ्रू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं डबल बॉन्ड इक्विलेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है वो डबल बॉन्ड इक्विलेंस के ऊपर होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन है वो डबल बॉन्ड इक्विलेंस के ऊपर कर देता हूँ कि किस तरीके से हम डबल बॉन्ड इक्विलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, और फिर हम करते हैं प्लस में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट माइनस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का। तो इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे अगर यहाँ पे ये भी हमें पता है कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रखता है। कि जैसे हम अगर नॉर्मल अगर फॉर्मूला देखते हैं फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास जो नॉर्मल एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, कि अगर मैं यहाँ पे CH4 लिखता हूँ तो CH3CH3 ये अगर हमारा होता है तो ये हमारा इथेन है। तो इथेन को अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर फिट करूँ तो ये मेरा आएगा 2 × 2 + 2। तो यहाँ पे ये हमारा C2H6 आएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला होता है, और एल्कीन का भी अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो एल्कीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि 2 हाइड्रोजन वहाँ पे कम हो जाएंगी, यानी कि 2 हाइड्रोजन अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा पास क्या जा रहा है कि एक डबल बॉन्ड हमारा वहाँ पे आ जाता है। ओके, और ये वहीं पे अगर ये रिंग बनती है तो रिंग का भी यही सेम फॉर्मूला होता है। तो वहाँ भी हमारे पास क्या होता है, जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास -2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के बराबर होता है। और अगर मैं देखूँ एल्काइन का, अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो एल्काइन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है H2N-2। तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो होता है वो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के बराबर होता है, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड लगा तो 2 कम हो गए, जब 2 डबल बॉन्ड लगेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसी चीज़ के बेस के ऊपर ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं C6H6 का देखते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है मेरे पास 6 / 2। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 14 - 6/2, ये हो गया मेरा 8/4। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ गया हमारे पास 4। तो बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे 3 तो मेरे पास डबल बॉन्ड है, प्लस मेरे पास क्या है 1 हमारे पास रिंग है। तो ये हमारे पास टोटल जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो इसका कितना हो जाएगा, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना होगा। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर ही हम ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर ये देखें कि नाइट्रोजन के केस में ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन अगर हम लगाते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन का केस अगर मैं लेके चलता हूँ, अगर मेरे पास ये है यहाँ पे CH3 है, और अगर मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगाता हूँ NH2, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, एक मिनट सॉरी इसको मैं दोबारा लिखता हूँ।
तो ये हमारा CH2 NH2। तो अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जब भी ऐड होता है तो वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अपने साथ लेके आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। और जो हैलोजन्स हैं वो रिप्लेस करते हैं एक हाइड्रोजन को। तो हैलोजन्स अगर हम लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, तो हैलोजन्स है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जबकि जब नाइट्रोजन आता है तो अपने पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अपने साथ लेके आता है। तो हमें तो यही काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन शॉर्ट है, जितने हाइड्रोजन शॉर्ट्स होंगे उसका हाफ ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। जैसे 2 है तो 2 का हाफ अगर मैं करूँगा तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आ गया। यहाँ पे मैंने CH3 एल्काइन का देखा था, तो एल्काइन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन शॉर्ट हो रहे थे, 4 को 2 से डिवाइड किया तो वहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमें मिल गया था। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। तो हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के बेस पे ही हम आज सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि ये मेरे पास एक NMR स्पेक्ट्रा गिवन है, तो यहाँ पे जिसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ये गिवन है। तो इस केमिकल फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या करना है, हमें इसका जो नियर जो परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सिग्नल आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 सिग्नल्स आने का मतलब वहाँ पे हमारे क्या होंगे, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स एटम प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही चीज़ देखनी है कि कितने सिग्नल हैं, तो कितने टाइप के हमारे पास वो हाइड्रोजन्स है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर 3 सिग्नल है तो हमारे पास 3 टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद हमें क्या चीज़ देखनी है, फिर हम यूज़ करेंगे इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हमारे पास 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2। ये क्योंकि हेलोजन्स और नाइट्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमारे पास आएगा 2 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4 प्लस 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 8। तो ये मेरे पास इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकल के आता है 1। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आने का मतलब अब यहाँ जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आ जाएगा और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी हमारे पास ये है C4H8O2। तो इसका होने का मतलब जहाँ पे जैसे ही O2 अगर आता है हमारे पास, तो O2 आते ही तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्या ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हम निकालने की कोशिश करते हैं। या तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, एस्टर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हमारे पास ये जो OH की पीक है वो मैंने आपको बताई कि 10.5 से लेकर 12 ppm के बीच आती है, जबकि ऐसी हमारे पास पीक नहीं है। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे मिस कर गए कि जो इसका जो इंटीग्रल होता है, जो NMR का जो ये यहाँ पे इंटीग्रल दे रखे हैं, यहाँ पे इंटीग्रल 2 3 3, ये जो इंटीग्रल जो होता है ये मैंने आपको बताया था, ये इंटीग्रल हमें बताता है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक टाइप के। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल देखो 8 है ना, यहाँ पे ये 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया हमारे पास, और 3 ये हो गया। तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8 प्रोटॉन्स है, यानी कि ये सिग्नल हमारा पूरा है। मान लो अगर ये रेशियो अगर हमें 2 3 3 का ना दे के कुछ और दिया होता कि 1 1.5 1.5, तो उस केस में हम क्या करते, हम इसको कंप्लीट वोल्ट रेशियो में लेके आते ताकि हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 8 बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि जो ये सिग्नल है वो हमारा किसका होगा, 3 प्रोटॉन्स का होगा। और 3 प्रोटॉन्स का होने का मतलब हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। ये वाला जो प्रो सिग्नल्स है वो कितने का है, 3 का है।
तो फिर हमारे पास क्या होगा, CH3 होगा। और ये वाला जो इंटीग्रल है वो 2 का है, 2 का मतलब हमारे पास एक CH2 ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको आइडिया लेना है। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट होता तो ये वाली पीक हमारी नहीं होगी, ये पीक हमारी नहीं हो सकती। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या आ सकती है कि एस्टर आएंगे, तो एस्टर को हम चेक करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी हमारी ये भी आ सकती है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आए, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंस 1 है। तो O है तो डबल बॉन्ड वाले तो हमारी यही केस बनेंगे ना, कि या तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अगर एल्डिहाइड अगर होता तो हमारे पास ये होता CH। अब CH के लिए जो हमारी पीक आती है वो थी मेरी कितनी, मैंने बताई थी आपको 9 के अराउंड आएगी इसकी पीक, 9 से 10 के बीच में आनी चाहिए। ये वाली पीक हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस केस में जो IR स्पेक्ट्रा का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास IR स्पेक्ट्रा अगर गिवन होता तो हम वहाँ से IR फ्रीक्वेंसी चेक करके हम डायरेक्ट पता कर लेते कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट है। अब IR डाटा नहीं है तो हम इसी से ही ट्राई करेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे कैलकुलेट करें। तो हम यही देखते हैं कि अब L अगर O है तो हमारा एक और भी तो हो सकता है ना इसके साथ, कि OH भी हो सकता था। तो एल्डिहाइड भी नहीं है हमारा और ये भी नहीं है, तो हमारी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी वो निकल के आती है एस्टर की। हम यही कंसीडर करेंगे कि हमारा जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा कौन सा है, कि एस्टर ग्रुप हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एस्टर ग्रुप के प्रेजेंस के बेस पे हम इसको स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि एस्टर ग्रुप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एस्टर ग्रुप लेने से हमारे पास, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि देखो ठीक है, तो अब देखते हैं हम एस्टर ग्रुप के बेस पे बनाते हैं। तो ये हमारा अगर ये एस्टर ग्रुप है तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंस आएगी कि हमारे पास एक CH3 ग्रुप आएगा। तो CH3 ग्रुप आएगा तो हमारा टर्मिनल CH3 ग्रुप होगा, और 2 टर्मिनल आएंगे क्योंकि ये भी सिग्नल हमारा CH3 का है और ये भी CH3 का है। तो इन दोनों के कहीं बीच में हमारा एस्टर ग्रुप आएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था C4H8O2, उसमें से हम कितने कंप्लीट कर चुके हैं, 3 कार्बन कंप्लीट कर चुके हैं 1 2 3, और 6 हाइड्रोजन कंप्लीट कर चुके हैं ये। अब हमारा बच गया एक ग्रुप बच गया CH2। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो CH2 ग्रुप हमारा यहाँ हो सकता है, और या फिर जो मेरा CH2 ग्रुप है वो इधर बीच में हो सकता है। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएगी। तो हमारे पास ये सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बच गए कि इन 2 में से हमारा कोई एक स्ट्रक्चर होगा। अब देखो हम एनालिसिस करते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स की। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं इन सिग्नल्स को, अगर हम देखेंगे तो देखो ये जो सिग्नल है ये CH3 है। ओके, इस CH3 के इधर किसी भी टाइप का कोई नेबरिंग प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई नेबरिंग प्रोटॉन अगर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, तो नेबरिंग प्रोटॉन अगर प्रेजेंट नहीं है तो मतलब इस CH3 का हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्नलेट मिलेगा। सिग्नलेट का फॉर्मूला था ना N+1, अगर नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन यहाँ पे N=0 है, तो ये हमारा हो गया। तो इसका सिंगलेट आएगा, तो एक CH3 का सिंगलेट हमें मिल रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो CH3 है, इस CH3 के इधर जो नेबरिंग में कितने हैं वो 2 है। तो इसका अगर मैं N+1 फॉर्मूला लगाऊं तो 2+1 मेरा बनता है 3। तो मतलब एक CH3 का हमारे पास ट्रिपलेट मिलेगा। तो एक CH3 का हमारे पास ये ट्रिपलेट हमें मिल रहा है। ठीक है, इसी केस में अगर इसका देखें तो ये भी देखो इसके नेबरिंग में कुछ नहीं है, तो इसका भी ट्रिपलेट आएगा। अब इसके अब देखते हैं हम यहाँ पे जो ये CH3 है, नहीं सॉरी, इसका तो हमारे पास ये तो सिंगलेट है, इसके नेबरिंग में कुछ नहीं है, तो ये मेरा सिंगलेट है।
और इसके नेबरिंग में मेरे पास इस ये से नेबरिंग में 2 है, तो इसका भी हमारे पास ट्रिपलेट आएगा। और CH2 के नेबरिंग में हमारे पास 3 है, तो इस CH2 का जो सिग्नल आएगा वो टूटेगा n+1 यानी कि 3+1 क्वाड्रेट के अंदर। तो CH2 का सिग्नल ये है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारा क्वाड्रेट के अंदर जा रहा है। ये वाला सिग्नल हमारा क्वाड्रेट है, तो ये भी ठीक है। अब क्वाड्रेट सिग्नल है वो ये भी दे रहा है, तो सिग्नल दोनों के अंदर हमें सेम मिल रहे हैं। बट जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो CH2 की जो पीक है वो उसकी पोजीशन देखो कहाँ पे है, 4 के है। और हमने NMR चार्ट के बेस पे देखा था कि जो हमारी CH2 अगर हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री जो हमारे पास होते हैं, तो उनकी जो पीक हमें मिलेगी वो मिलेगी हमारी 0.2 से। बेसिकली ये होनी चाहिए। और जहाँ पे केमिकल शिफ्ट के इफेक्ट के बारे में डिस्कस की थी, वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो जो सिग्नल है वो हमारा क्या चला जाएगा, डाउन फील्ड। तो डाउन फील्ड का मतलब कि डाउन फील्ड हमें पता है कि NMR के जो इधर जो सिग्नल्स आते हैं वो हमारे होते हैं डाउन फील्ड, यानी कि वो डीशील्डेड होंगे। और NMR के जो इधर जो सिग्नल्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, अप फील्ड होंगे, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं सील्डेड। ओके, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, लो होगी। तो हमें यही देखना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में CH2 के अराउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि O है, ऑक्सीजन है, वो CH2 के डायरेक्ट अटैच्ड है। तो इसीलिए जो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर वो हमारा ये होगा, ना कि ये। ठीक है, तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो स्ट्रक्चर ये निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हमें इनको एनालाइज करना है, CH2 CH3। तो ये हमारा इसका फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। ओके, सो ये हुआ हमारा। अच्छा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हमें बार बार अगर हम 10 से 15 अगर क्वेश्चन इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा इजी भी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सिर्फ हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए और इन पीक्स को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये ईजी बन जाएगा। अगर IR स्पेक्ट्रा अगर साथ में गिवन हो तो उससे चीज़ें और ईजी हो जाती है, क्योंकि IR स्पेक्ट्रा से हम ये जो पीक्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फिंगरप्रिंट रीजन्स हैं, उसकी हेल्प से हम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा ये है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास जो ये है ये हमने लिया है C9H12। ये तो C9H12 का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसका स्पेक्ट्रा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी टोटल कितनी पीक्स आ रही है, एक पीक, दूसरा सिग्नल हमारा यहाँ आ रहा है और तीसरा सिग्नल हमारा यहाँ आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो गिवन है ये इसी का जूम आउट करके दिया हो गया है कि ये किस तरीके से ये शॉर्ट पीक आ रही है ना इसकी, तो इसीलिए। तो इसके लिए हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये टोटल देखते हैं, हम इसका इंटीग्रल देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल कितना है, 6 + 1 + 5। ये हमारा 6 है, ये हमारा +1 है, ये हमारा है और ये हमारा 5 है। तो इसको हम जूम करके भी देख लेते हैं। ये हमारा 5 है, अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, ये हमारा 5 है। तो ये हमारे टोटल जो सिग्नल्स हैं, टोटल जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे कितने हो गए कि 12 प्रोटॉन्स हो गए। तो इस चीज़ से हमारा के इंटीग्रल है वो 12 प्रोटॉन्स का है, ये हमारा सही है। फिर हम इसका कैलकुलेट करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का जो फार्मूला है फिर से वही फार्मूला 2 × नंबर ऑफ कार्बन्स + 2 - नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम / 2।
तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के लिए इसका 9 + 2 - 12 / 2, ये मेरा आ जाएगा 20 - 12 8/2, 8/2 मीन्स हमारा ये आ गया 4। तो ये 4 आ गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ भी हमारा ये 4 से ज़्यादा आ जाए, 4+ अगर कुछ आ जाए, 4 5 6 आ जाए DBE, तो वहाँ पे नो डाउट हम सबसे पहले प्रेजेंस चेक करेंगे बेंजीन रिंग। वहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि इतना हाई जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो इसी का होता है। तो बेंजीन रिंग का जो सिग्नल है वो हमें मिलता है ये 7 ppm के अराउंड, और वो हमारे पास ये है, गिवन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हमें जो बेंजीन रिंग है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दे रखे हैं कि इसके प्रोटॉन्स कितने, हमारे पास 5 है। तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो गई कि हम क्या बनाएंगे कि ये बेंजीन रिंग बनाएंगे हम। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गई और इसके यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स हो गए। तो चलो ये सिग्नल हमारा हुआ क्लियर। अब हमारे पास कितने, यहाँ से हम कितना कवर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं C6H5, यानी कि अब जो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो बच गया कि हमारे पास C3 और H7 का हमें कंप्लीट करना है। अभी देखो ये जो सिग्नल है यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे कार्बन ही अटैच्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो सिग्नल आ रहा है, ये सबसे पहला सिग्नल देखते हैं, ये हमारा 6 आ रहा है, यानी कि 6 प्रोटॉन्स का है जो अकेला सिग्नल आ रहा है। और वो भी कहाँ पे आ रहा है, ये 0.7 से 2 की रेंज के अंदर आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, एल्केन से रिलेटेड होगा, CH3 का सिग्नल होंगे ये। तो 2 CH3, अब 6 कैसे बन सकते हैं हमारे पास कि CH3 + CH3 हो तो वो 6 बन सकते हैं। वो हमें पता है कि एक ही केस के अंदर हमारा ऐसा बनता है कि अगर ये हमारे पास ऐसे टाइप का हो तभी तो बनेंगे ना कि एक ही कार्बन के CH3 और CH3 अटैच है तो दोनों इक्विवेलेंस हो जाएंगे। तो ये 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन और इसके इधर भी कार्बन है। तो दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम होंगे, तो ये दोनों के दोनों हमें एक ही सिग्नल देंगे। अब फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो सिग्नल जो हमारा है ना, ये डबलेट के अंदर जा रहा है। देखो ये 2 पीस दे रहा है ना, एक ये, तो ये इस तरीके से है कि ये डबलेट के अंदर है। तो डबलेट हो गया तो मतलब जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तभी तो डबलेट में आएगा। और फिर अगर हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन अगर हमारा प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या चीज़ होगी कि इस हाइड्रोजन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर कितने हैं, 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए। तो ये हमारे पास 3 + 3 6 + 1 ये जाएगा सेप्टेट के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे क्या ये सेप्टेट बन रहा है। तो ये देखो 1 2 ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये हमारा जो ये सेप्टेट है बना रहा है। तो यानी कि जो हमारा एक और जो रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप जो हमारा सब्स्टिट्यूट आएगा तो वो हमारा क्या बच गया, वो सब्स्टिट्यूट हमारा ये बच गया CH3 और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, और ये हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो जो कि कितने कार्बन दे रहा है, ये हमारा C3H7 जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था वो हमारा ये होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारा यही होगा कि इधर CH3 ग्रुप और इधर CH3 ग्रुप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, बिल्कुल ईजी से निकल के आ गया कि हमने इन पीक को हमने समझा और हमने बेंजीन रिंग आइडेंटिफाई की और देन उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो कौन सा आएगा। सो इट वाज नाइस एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल था। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखो हम स्लोली थोड़े टिपिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभी देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। ये हमारा है केमिकल फॉर्मूला इसका। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4.12 और यहाँ पे दिया है 2.03। तो जब भी हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हो तो ये हम यहाँ पे
इसको जो इसका नियरेस्ट इंटीजर होता है वही कंसीडर करते हैं। तो ये 4 + 2, तो ये हमारे पास 6 हो गए। तो हमारे पास ये 6 प्रोटॉन्स हो गए। अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करेंगे तो वही 2 नंबर ऑफ कार्बन प्लस ये माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हेलोजन्स भी आ गए, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। तो करो इसको, रखता हूँ मैं इसकी वैल्यूज 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा बन गया 8 - 8/2। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमारा 0 आ गया। मीन्स ये सिंपल एल्केन है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई डबल बॉन्ड या रिंग हमारी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमें मिलता है 0। तो ये हमारे पास आता है 0 वैल्यू आ गई है। अब हम इसका स्ट्रक्चर सिंपल से 3 कार्बन है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा। हमें इतना पता है कि ये हमारे पास कि 2 की पीक आएगी और ये हमारी 4 की पीक आएगी। ये मतलब ये जो सिग्नल है वो हमारा 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, और सॉरी 2 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में है, और ये हमारा 4 प्रोटॉन्स के 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब ये केस तो हमारा हो नहीं सकता यहाँ पे कि हम ऐसे बना दे 4 इक्विवेलेंट का, तो इसको हमें और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम अब इसके शॉर्ट है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देखो 3 ही कार्बन है ना, 3 कार्बन की चेन मैं कैसे बना सकता हूँ, एक मैं इस तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रोमीन चाहिए ना मुझे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक मेरा यहाँ पे। क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका? देखो 2 ही टाइप के सिग्नल है ना, मतलब 2 ही टाइप के प्रोटोन आने चाहिए। यहाँ पे कितने टाइप के हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका केमिकल एनवायरनमेंट इससे डिफरेंट है, और एक ये CH हो गया। तो इसका तो ये तो हमारे पास एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका और एक सिग्नल इसका, तो ये हमारा नहीं हो सकता, खत्म। अब इसका अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, एक और बनाते हैं कि हम इसको अगर ऐसे बना ले कि दोनों के दोनों ब्रोमीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे CH3। अगर ऐसा केस बन गया तो अब देखो इसका ये CH3 का एनवायरनमेंट देखो, यहाँ पे इसके इधर ये है ना, तो इसके इधर हमारे पास ये उस कार्बन से अटैच है, 2 ब्रोमीन से अटैच्ड है, और इसका भी केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल इसके जैसा है जो केमिकल एनवायरनमेंट इसका है। तो इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम तीसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि हमारी जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी, हमने देख लिया कि टर्मिनल कार्बन के ऊपर नहीं हो सकता, ब्रोमीन सेंट्रल के ऊपर भी नहीं हो सकता, कि मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग जाएंगे। तो अलग अलग हम बनाते हैं कि एक हमने यहाँ लगा दिया और एक हमने यहाँ लगा दिया। तो अब हमारा क्या बनता है CH3। अब देखो अब फिर भी ये हमें 3 सिग्नल देगा, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप के प्रोटॉन्स है, ये एक अलग टाइप का प्रोटॉन है और ये एक अलग टाइप का, क्योंकि इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट होने से ये हमें 3 सिग्नल देना चाहिए, तो हमारा ये भी केस नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो 4th पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या बचती है, यही बचती है कि टर्मिनल दोनों अलग अलग पे हैं, पर एक फर्स्ट के ऊपर है और एक हमारा लास्ट के ऊपर है। तो क्या यहाँ से क्या हमारी ये देखते हैं, क्या ये केस तो होना ही चाहिए। अब किस तरीके से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो कितने सिग्नल ये देगा, इन 2 हाइड्रोजन्स का जो केमिकल इन्वायरमेंट है और इन 2 हाइड्रोजन्स का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये इधर CH2 से अटैच्ड है और ये इधर CH2 से अटैच्ड है, ये इधर ब्रोमीन से अटैच्ड है और ये भी इधर ब्रोमीन से अटैच्ड है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन्स है वो सेम सिग्नल देंगे, और हमें ये 4 हाइड्रोजन्स का एक सेम सिग्नल हमें मिल रहा है। और दूसरा ये CH2 है, ये भी एक डिफरेंट सिग्नल देंगे जो कि ये यहाँ पे दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो CH2 है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये CH2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, तो इनका जो सिग्नल हमें क्या मिल रहा है, डाउन फील्ड मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर इसका बन के आएगा। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारे पास BrCH2
CH2Br मीन्स 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये था हमारे पास। तो इस तरीके से हमें इसको आइडेंटिफाई किया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा फिर से ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले काउंट करते हैं, सी प्रोटॉन्स पूरे हैं, ये 1.9 से मतलब ये 2, ये 1, ये 3 और ये 6। तो 6 प्लस टोटल कितना हो गया हमारे पास, 6 + 3 + 1 + 2 + 2, 6 प्लस, तो ये हमारे 12 1 14 हो गई है हमारा। ओके, तो मीन्स ये इंटीग्रल हमारा सही है, हमें इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये कंप्लीट नहीं कर रहे हो तब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जैक्ट है कितने और हमें चाहिए कितने, उस अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला काम हमारा ये हो गया। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा कितना आएगा, 16 - 14/2। ये थोड़ा जो हमने सबसे पहला एग्जांपल किया था उसी टाइप का एग्जांपल मुझे लग रहा है, ये उसी टाइप का है, ये हमारा 1 होगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर हमारा 1 आया तो मीन्स 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर 1 रिंग प्रेजेंट होगी। तो 1 डबल बॉन्ड हमारा किस टाइप से प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड ये हो सकता है हमारा, या फिर C डबल बॉन्ड ये हो सकता है। तो अगर ये होता तो इसका सिग्नल हमें लगभग 5 to 6 के अराउंड मिलता है, ये भी हमें पता है। हमारा 5 to 6 के अराउंड में नहीं है, हमारा सिग्नल यहीं पे आ गया 4 पे, तो ये हमारा प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो फिर हम बात करेंगे कि ये हमारा जो केस आएगा वो हमारा आएगा है, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O हो सकता है। अगर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि ये प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये हमारा जो COOH है, एसिडिक प्रोटॉन हमारा कब प्रेजेंट होगा, अगर इसकी पीक हमें मिले 10.5 से 12 ppm के अराउंड, तो वहाँ पे हमारे पास ये पीक हमें नहीं मिल रही, तो उस केस में ये हमारा ये नहीं हो सकता। और सिमिलरली एल्डिहाइड भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में भी हमें 9 to 10 के अराउंड एक पीक मिलती है, ये पीक हमारे प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से तो ना तो हमारा ये केस होगा ना ये केस होगा। तो फिर हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारी आती है वो हमारी आती है एस्टर की, कि हम इसे कंसीडर करके चलेंगे एस्टर ग्रुप ही हमारा प्रेजेंट होगा। तो हम इसे एस्टर ग्रुप ही मान के चल देंगे कि हमारा एस्टर ग्रुप। अगेन इस केस में अगेन हमें IR डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर IR डाटा अगर हमारे पास है तो हम डायरेक्टली उस IR डाटा को देख के हम बता सकते हैं कि एस्टर ग्रुप है कि नहीं है, क्योंकि एस्टर ग्रुप की पीक से हम आइडिया लगा लेते हैं, जो पीक गिवन होती है हमारे पास उससे, कि ये हमारा एस्टर ग्रुप है कि नहीं है। तो यहाँ पे बट IR डाटा नहीं है, IR डाटा नहीं है तो हम इसे यही कंसीडर करके चलेंगे अभी कि ये हमारा यही है, एस्टर ग्रुप को हम इसे कंसीडर करके चलेंगे। अगर एस्टर ग्रुप से अगर हमारे पास नहीं बनते तो देन उसके बाद हम देखेंगे। तो जहाँ भी हमारे पास ऐसा केस अगर आ जाए जहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो वहाँ हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ये और दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी एस्टर ग्रुप की। तो ये अगर कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे 95% चांसेस यही होते हैं कि वो वहाँ पे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमारे पास IR डाटा प्लस मास डाटा अगर नहीं गिवन है तो 95% चांसेस यही होंगे कि ये, क्योंकि ये भी तो होता है कि जल्दी से हमें सोल्व भी तो करना है, ऐसे तो नहीं होता कि इसको उलझा के रखा जाए। तो इस ऐसे केसेस में 95% यही होता है कि यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। तो हम इसको एस्टर ग्रुप लेके चलते हैं कि एस्टर ग्रुप है ये हमारा। देखते हैं अब हम इसको।
सो देखो अब फिर से वही चीज़ हमें दिख रही है सामने, जो हमें एक दो एग्जाम्पल पहले की थी, कि ये जो 6 वाली पीक आ रही है वो सीधा सीधा डायरेक्ट हमें यही बता रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे टाइप का ग्रुप प्रेजेंट जरूर होगा, CH3 और फिर ये सिग्नल डबलेट के अंदर भी तो जा रहा है ना, ये यहाँ से डबलेट के अंदर जा रहा है, ये देखो ये डबलेट के अंदर जा रहा है। तो इसने भी क्लियर कर दिया कि ये वाला ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप होगा कि यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। तो एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप हमें सिर्फ इसी पीक से ही पता लग गया। अब ये भी हमारा एक CH3 है, तो एक CH3 की पीक आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक तो टर्मिनल ग्रुप ये हो गया हमारा, और दूसरा जो टर्मिनल ग्रुप है वो हमारा क्या होगा, CH3 ही होगा, क्योंकि इस पीक ने हमें ये चीज़ बता दी, ये 3 की जो ये पीक आ रही है हमारी, ये CH3 की पीक है। तो हमारे पास दो टर्मिनल ग्रुप हमें पता लग गए। तो दोनों के दोनों टर्मिनल ग्रुप ने हमें कितने कार्बन कवर कर दिए, हमारे 1 2 3 4 कार्बन कवर कर दिए, और कितने हाइड्रोजन कवर कर दिए, 3 3 एंड 3 1। ये हमारे पास इसने 10 हाइड्रोजन इसने हमारे कवर कर दिए। और अभी तक हमारे पास हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप है, तो ये हमारा कितना फॉर्मूला कवर हो चुका है, इतना फॉर्मूला कवर हो चुका है। अब हमारा पीछे क्या बच गया, 2 कार्बन बच गए और 4 हाइड्रोजन बच गए। तो फिर देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन बच गए, तो ये एक CH2 की अलग पीक आ रही है और एक यहाँ पे इस CH2 की अलग पीक आ रही है, कि हमारे पास ये दो डिफरेंट CH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये जो डिफरेंट जो CH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दो जगह प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब 2 CH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो क्या मेरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, क्या मेरी ये पॉसिबिलिटी बनती है, क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये, कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो ये जो CH2 है वो जा रहा है डबलेट के अंदर, तो डबलेट के अंदर जा रहा है, तो मीन्स कि ये हमारा एक CH2 उस साइड में अटैच्ड होगा जहाँ पे क्या होंगे, दो सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। और डबलेट में तो तभी जाएगा ना N+1 का रूल अगर हम लगाएंगे, तो N+1 का रूल लगाएंगे तभी तो डबलेट में जाएगा। तो ये हमने देख लिया था कि हमारा ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीक हमारी ये बोल रही है कि यहाँ पे जो CH के साथ एक CH2 ग्रुप हमारा होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा नहीं होगा। तो इस पीक ने एक चीज़ और कंफर्म कर दी हमारे लिए कि इस पीक ने कि CH2 है, ये भी प्रेजेंट होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये जो सिग्नल है वो बहुत डाउनफील्ड आ रहा है, तो डाउनफील्ड आ रहा है तो मीन्स जो इस CH2 के साथ हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारा क्या है, ये है CO। तो अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हमारा आधा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब बाकी हमारा क्या बच गया, एक CH2 बच गया और दूसरा बच गया CH3। तो CH3 ऑलरेडी हमारा टर्मिनल ग्रुप है, तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर हमें मिल गया। सिर्फ हमें क्या किया, हमने इन पीक्स को एनालाइज किया। अब हम देखते हैं क्या ये NMR स्पेक्ट्रा है वो इसको करेस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। अभी देखते हैं हम, ये 6 हाइड्रोजन्स है, इनका डबलेट हमें मिल रहा है यहाँ पे। ओके, जो एक हाइड्रोजन है इसका क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं इसके राउंड में हम, 3 6 8 8 + 1 हमारा क्या आएगा, 9। ये हो गया। इसके नेक्स्ट में कितने, 2 यहाँ हो गए, 3 और 3 यहाँ हो गए, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर 3 3 2 9। क्या ये जो इसका सिग्नल आ रहा है जो एक का, क्या ये 9 में स्प्लिट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, तो ये एक मल्टीप्लेट बन के आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा, तो ये जो सिग्नल है ये मल्टीप्लेट आएगा,
क्योंकि 9 की जो इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो 9 वाले केस में जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो हो जाती है। यहाँ पे जो ये जो पीक्स है, शॉर्ट पीक्स है, वो हमें यहाँ से नहीं दिख पा रही, तो इसीलिए हम ये कहेंगे ये जो हमारा है तो ये हमारा मल्टीप्लेट आ रहा है, क्योंकि 9 लेट की अगर आप देखोगे तो इसकी इंटेंसिटी वो बहुत लो हो जाती है। और अगर इसकी हाईएस्ट पीक के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम स्मॉल की अगर इंटेंसिटी देखेंगे तो वो बहुत लो आएगी। क्योंकि ये जो शॉर्ट जो पीक्स है वो हमारी यही पीक्स हमें बता रही है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये भी हमारा कंफर्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो ये है दो, इसका एक हमें इन दो हाइड्रोजन का डबलेट मिलेगा, ये हमने बता दिया कि इसी के बेस के ऊपर हमने बताई थी। अब हम देखते हैं कि जो CH3 है हमारा, इस CH3 का एक ट्रिपलेट आ रहा है, तो ये CH3 का एक ट्रिपलेट है 1 2 3, ये हमारा आया। इस CH2 का हमारे पास एक क्वार्टेट आएगा, जी हाँ 1 2 3 4, ये क्वार्टेट है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ओके है। तो देन मीन्स इसका फाइनल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि इसका क्लोज कोरेस्पॉन्डिंग हमारा ये करेगा। अगर IR डाटा अगर हमें पता होता तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, हम डायरेक्ट बोल सकते थे देखते ही कि वहाँ पे हमारा ये वाला प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। अब हमने गैस किया कि हमारा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा और बाय चांस ये हमारा निकल के आ गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये भी अच्छा एग्जांपल है, इसमें भी हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। ये सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं। 10 कार्बन है, 2 × 10 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो ये हमारा कितना बन गया। नो डाउट कितनी बार बोला है कि जैसे ही 4 आ जाए कोई भी डाउट नहीं रखना माइंड के अंदर, एक तरफा जाना है। CH3 हमारा ये हमारा प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग का जो सिग्नल है वो कितना आएगा हमारा 7.5 के अराउंड, और तो ये हमारा 7.5 के राउंड है। तो हमें सिर्फ इसको इसीलिए यूज करेंगे, यहाँ पे तो बेंजीन का डिफरेंट एनवायरनमेंट हम नहीं देख रहे कि कौन सा कहाँ पे है, तो हमें इतना पता है कि बेंजीन से रिलेटेड जो है वो 5 प्रोटॉन्स का सिग्नल है वो आ रहा है। अब इसने एक चीज़ और क्लियर कर दी, हमारी 5 प्रोटॉन्स बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो इसका मतलब कि एक ही सब्स्टिट्यूट ग्रुप आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं आएंगे। तो ये भी चीज़ इसने हमारी क्लियर कर दी कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप आएगा। तो ये हमारे लिए ओरिजी हो गया। फिर देखो ये CH3 है, यहाँ पे ये 3 का पीक है, तो 3 की पीक है तो हमारे पास एक CH3 ग्रुप पक्का होगा। ये 2 की पीक है, ये 2 की पीक है और ये 2 की पीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 CH2 ग्रुप आएंगे। और 3 CH2 ग्रुप तो मैं ऐसे ही लगा सकता हूँ, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। यही आएगा ना हमारे पास, 3 CH2 ग्रुप तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि तीनों देखो इन्वायरमेंट भी इनका डिफरेंट हो जाएगा ना। फिर अगर मैं यहाँ से अगर ये भी तो हमें देखना है कि इनका जो इन्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है, कि अगर मैं यहाँ पे CH2 लगाऊँ, CH2 CH2 CH3, तो इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसका सिग्नल यहाँ आ गया, इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है यहाँ पे, तो ये भी हम काउंट करेंगे कि इस CH3 का ट्रिपलेट जा रहा है। जी हाँ, इस CH2 का हमारे पास 3 और 2 5, इसके साउंड में कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए ना 3 और 2 5, मीन्स ये हमारा जाएगा 3 + 2 के अंदर जा रहा है, तो 3 + 2 + 1 करूँगा तो मेरे 6 आएगा। तो ये देखो इसका एक सेक्सटेट आ रहा है ना, ये रहा हमारे पास, ये सेक्सटेट ही है इसकी 1 2 3 4 5 6, ये सेक्सटेट में जा रहा है। फिर नेक्स्ट जाओ, इस CH2 का देखो 2 और 2 4, 4 का हमारे पास क्या आएगा, 4 + 1 करूँगा तो एक पेंटेट आएगा। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा पेंटेट है। फिर हम इस CH2 को देखते हैं, इसके नेक्स्ट में हमारा 2 है तो ये हमारा एक ट्रिपलेट जा रहा है। और एक चीज़ और भी देखो, इसके साथ हमारा बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका जो सिग्नल है वो थोड़ा सा डाउनफील्ड आ रहा है, तो इसका डाउनफील्ड आ रहा है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका इफेक्ट है वो कम होता जाता है। तो ये ऐसे ही हमारा ये मूव कर रहा है कि जो जितना नज़दीक है वो उतना ही डाउनफील्ड है।
इस तरीके से जो जितना दूर गया वो और नज़दीक आ गया। ओके, सो ये हमारा इसका ये कैंसिल, ये हमारा सिंपल सा। तो इसी का एक और हम देखते हैं, एक और केस है कि सेम है, सिर्फ यहाँ पे इसका एक आइसोमर होगा, सेम है, सिर्फ पीक्स डिफरेंट है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो हमारा कितना आएगा, 1 आया, 4 आया। तो 4 आने से हमारे पास क्या हुआ कि हमने एक इसको बेंजीन रिंग तो इसकी हो गई, और इसके जो 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, वो भी हमारे हो गए। अब हमारा ये सब्स्टिट्यूट आएगा। तो इस सब्स्टिट्यूट में हमारे पास ये क्या कहता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट CH3 ग्रुप होंगे, ये 3 है, ये अलग है। तो मीन्स एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ होगा और एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ होगा, कि 2 टर्मिनल CH3 ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे हमारा केस ये बच गया कि अब हमारा ये सिंपल स्टेट चेन नहीं है, 2 आएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एक CH2 ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ से कंफर्म हो रही है कि एक CH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का मतलब कि एक हाइड्रोजन हमारा ऐसा होगा जहाँ पे CH ग्रुप होगा। तो अब हमारे पास इस टाइप से चीज़ें निकल के आ रही है कि हमारा जो ग्रुप है वो थोड़ा इस टाइप का हमारा बनेगा, ये सब। क्योंकि इसको देखो ना, अब इसकी एक वैकेंसी ओपन रहेगी हमारी, कि एक सिंगल हाइड्रोजन होगा, एक CH2 और 2 टर्मिनल है। तो जो वैकेंसी है वो हमारी ऐसे फिल होगी कि यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको, हमें थोड़ा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके हमें यहाँ से निकालना है इसका, क्योंकि एक वैकेंसी खाली बच के, तो सिंपल सी बात है ना, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन। अब देखो, अब हम देखते हैं क्या सबके सिग्नल्स मैच कर रहे हैं। इसका सिग्नल ये रहा, ये बेंजीन का आ गया। जो ये हाइड्रोजन्स है, ये नेक्स्ट इधर 3+2, इसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ, टोटल कितने होंगे, 5 हो गए। रूल हमारा क्या कहता है, n+1, 5+1 6। तो ये हमारा अगर काउंट करेंगे हम, ये एक छोटी सी पीक यहाँ पे है, 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा सेक्सटेट है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इस CH2 का सिग्नल निकालते हैं। 3 प्रोटॉन्स इधर, 1 प्रोटॉन्स इधर, टोटल 4, तो 4+1 5 n+1। तो क्या ये पेंटेट बना रहा है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा बना रहा है पेंटेट। ओके, डन विद दिस। तो ये हमारा बना रहा है। यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी भी देखनी है ना, क्योंकि ये तो 2 का दे रहा है और ये 1 का दे रहा है, तो इनकी इंटेंसिटी तो वैसे ही 1:2 है। फिर उसके बाद ये जो स्प्लिट हो रही है, ये 6 के अंदर स्प्लिट हो रही है, ये 5 के अंदर स्प्लिट हो रही है। तो 6 वाले की जो इंटेंसिटी है वो, और जो साइड की जो पीक्स होती है उनकी इंटेंसिटी और लो हो जाती है। फिर इसका CH3 का देखते हैं हम। इस CH3 का देखो, इसके नेक्स्ट है यहाँ पे 3, तो एक का तो हमारे पास आना चाहिए ट्रिपलेट इसका, और इस CH3 के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो एक का हमारे पास आना चाहिए डबलेट। तो ये रहा हमारे पास, इसका डबलेट रहा, ये डबलेट है, और ये हमारे पास है ट्रिपलेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, तो आज हमने इसका स्ट्रक्चर है वो फाइनलाइज कर लिया कि हमारा यही स्ट्रक्चर होगा। तो आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम ओनली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को यूज करके हम NMR स्ट्रक्चर को, सिंपल NMR स्पेक्ट्रा है वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जहाँ पे IR डाटा हो प्लस में हमारे पास क्या हो, NMR डाटा हो। तो उन दोनों को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे हमारा NMR स्पेक्ट्रा। ओके, तो नेक्स्ट हम IR प्लस NMR की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो आई होप कि इन 5 जो हमने 5-6 जो एग्जांपल्स किए हैं उनकी हेल्प से थोड़ा एक आइडिया होगा कि किस तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को यूज करना है। सिमिलर टाइप से मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के बेस पे IR के थ्रू किस तरीके से स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं वो भी मैंने एग्जांपल्स किए हुए हैं। तो आप अगर चाहो तो आप सिर्फ 5-6 एग्जांपल्स वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
न्यू एग्जांपल्स के साथ।